तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एक ईवीएस का केवीएस पीआईटी टीयर 2 का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एंड सेफ्टी। फर्स्ट एड एंड सेफ्टी। तो आइए देखते हैं कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फर्स्ट एड एंड सेफ्टी, यानी कि प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार का आप लोग नाम बहुत सुने होंगे और बहुत बार फिल्मों में भी आपने देखा होगा, माउथ टू माउथ कैसे एयर दे करके बच्चों किसी को बचाया जाता है। बहुत से मूवीज में आपने देखा होगा। अक्षय कुमार की एक मूवी ऐसी भी थी जिसमें उन्होंने इसकी एक्टिंग की थी। तो आइए बगैर देरी किए हुए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट एड का आखिरकार ये किस तरीके का डेफिनेशन हो सकता है या किस तरीके से डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है। तो फर्स्ट एड इज द फर्स्ट असिस्टेंस और एड or treatment given to a patient in an emergency situation before formal and appropriate medical help in is available। यानी कि प्राथमिक उपचार जो है फर्स्ट एड आप किसी को कब देते हैं दोस्त? प्राथमिक उपचार या फिर फर्स्ट एड आप तभी देते हैं किसी को जबकि उसे उस पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। किसी तरीके की इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी तरीके का मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको प्राथमिक उपचार देने की जरूरत पड़ती है दोस्त। तो प्राथमिक उपचार का में आप जब जो फर्स्ट एड देता है दोस्त, तो फर्स्ट एड गिवर या फर्स्ट एड देने वाले को क्या बोलते हैं? देने वाले का कुछ तो नाम होगा ना। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, फर्स्ट एडर बोलते हैं उसको। फर्स्ट एडर, फर्स्ट एड देने वाले को बोलते हैं दोस्त फर्स्ट एडर। यही एमसीक्यू बन के आ सकता है क्वेश्चन कि बताइए फर्स्ट एड देने वाले को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू नो बाय अबाउट द फर्स्ट एड गिवर, या व्हाट डू यू टेल द नेम ऑफ द पर्सन हु गिव फर्स्ट एड? तो आप उसको फर्स्ट एडर बोलते हैं दोस्त। स्पेलिंग देख रहे हो, फर्स्ट एडर, AIDER। सो द रोल ऑफ फर्स्ट एडर इन फीवर, हार्ट स्ट्रोक, बैक पेन, अस्थमा एंड फूड बॉर्न डिजीजेस। कहां कहां पे रोल है? पूछ सकता है कहां कहां पे रोल पड़ता है फर्स्ट एड का। तो आपको हार्ट स्ट्रोक अगर किसी को आ जाए, हाँ, हृदय घात जिसको बोलते हैं हिंदी में हृदय घात। हृदय घात मतलब कि कोई हार्ट अटैक आ जाए किसी को, हार्ट स्ट्रोक हो जाए किसी को, फीवर हो गया अचानक से, तो भाई पैरासीटामॉल दे दो, दवाई दे दो कोई। बैक पेन हो गया किसी को, दर्द हो गया बैक में, तो मूव लगा दो भाई। हाँ, कुछ लगा दो उसको, बाम वगैरह लगा दो, कोई बाम लगा दो, कोई मूव लगा दो, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना दोस्त। बैक पेन हो रहा है तो, अस्थमा हो रहा है तो उनको किसी न किसी तरीके का आप सांस लेने के लिए कोई अगर इक्विपमेंट है तो वो इक्विपमेंट दे दो। और फूड बॉर्न डिजीज हो गया किसी को, फूड पॉइजनिंग हो गया है, खाना से रोग हो गया किसी को, तो फूड पॉइजनिंग के समय में आप उसको क्या दे सकते हैं? फूड पॉइजनिंग के समय में आप उसको दे सकते हैं एक तरीके से क्या, कोई मान के चलो कि कोई एसिडिटी उसको हो गई है तो इनो दे दो। इनो क्या होता है? एंटासिड होता है। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड है एक बेस। बेस मतलब केमिकल की भाषा में उसको क्षार बोलते हैं हिंदी में, क्षार। क्यों? क्योंकि आपको जब एसिडिटी हुई है तो एसिड, एसिड माने अम्ल, अम्ल से जब इनो यानी कि क्षार मिलता है तो क्या बन जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है ना, मतलब सब सही हो जाता है। तो फूड पॉइजनिंग में, फूड बॉर्न डिजीज में, इन सब में भी फर्स्ट एड देना पड़ता है। फर्स्ट एड हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। अब रूल्स और कुछ लिमिटेशंस जान लीजिए। फर्स्ट एड हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, कुछ कमियां हैं फर्स्ट एड देने में भी कुछ। दिस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई साहब, फर्स्ट एड को ना कभी भी प्रिफरेंस में मत रखना कि नहीं भाई हमें तो फर्स्ट एड से ही काम चला लेना है। बैक पेन हो रहा है तुरंत के लिए, तत्काल निवारण के लिए ठीक है भाई, तत्काल निवारण करना है, चलो भाई मूव लगा दिया। हाँ, तत्काल निवारण करना है, किसी को हार्ट स्ट्रोक आया है, थोड़ा सा प्रेस प्रेस कर दिया हाथों से, दबा दिया हाथों से उसको, दोनों हाथों को लेकर के सीने पे, छाती पे,
तो ये काम तब आप प्रेफरेंस में नहीं करेंगे कि नहीं भाई हमें तो इसी पे रहना है, नहीं भाई उसके बाद ट्रीटमेंट भी लेना है, तो इसको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एडर जो है वो कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो किसी के लिए। और इसके लिए एक संस्थान बनी है भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसका नाम जान लीजिए, संस्थान का नाम भी पूछ सकता है आपके एमसीक्यू में, केबीएस पीआरटी टीयर 2 के एमसीक्यू में। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO स्पेसिफाइड सिंबल फॉर फर्स्ट एड इज अ सिमेट्रिकल व्हाइट क्रॉस ऑन ए ग्रीन बैकग्राउंड। यही है वो जो लिखा है किस तरीके का वो दिखना चाहिए, देखो सिंबल है, प्लस का साइन है, और किस तरीके से है, व्हाइट है, व्हाइट मतलब सफेद रंग का, सफेद रंग का। और कैसे घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, घिरा है किस रंग से, हरे रंग से, हरे रंग से, हाँ हरे रंग से चारों ओर से घिरा हुआ है बैकग्राउंड इसका, और सफेद रंग जो है बीच में है। तो इसको इंटरनेशनल स्तर पे इसको सिंबल दिया गया है फर्स्ट एड बॉक्स के लिए ना। फर्स्ट एड बॉक्स अगर कोई हो तो इस पे इस तरीके का आप साइन बना करके फर्स्ट एड अपना तैयार कर सकते हैं खुद का, ठीक है। अब क्या होता है पर्पज, पर्पज माने उद्देश्य क्या है फर्स्ट एड देने का, क्या उद्देश्य होता है दोस्त, आइए जान लेते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ गिविंग फर्स्ट एड इज टू सस्टेन द लाइफ ऑफ ए पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ ए क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट and reduce his or her discomfort due to pain, help in early recovery and prevent his or her condition from worsening। मतलब भाई साहब प्राथमिक उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसका जान बचाना है, जान बची तो लाखों पाए, जान बचाना ना, यही उसका प्राइमरी उद्देश्य है। कि अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं आ जाता, जब तक कोई मेडिकल कोई एक्सपर्ट कोई डॉक्टर कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, उसके आने से पहले, एम्बुलेंस ना आ जाए उससे पहले आपको ये सब फर्स्ट एड देना जरूरी है, ताकि किसी की जान बच जाए भाई। कोई डिस्कम्फर्ट में है, कोई पेन हो रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी तरीके का कोई अर्ली रिकवरी कराना है किसी को, हिज और हर का मतलब कि कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, महिला पुरुष कुछ भी हो सकता, कोई भी हो सकता है भाई, कंडीशन कुछ भी किसी की भी हो, खराब से खराब ना हो जाए, इसके लिए फर्स्ट एड देना जरूरी होता है। माउथ टू माउथ आप जानते होंगे, सांस देना भी एक फर्स्ट एड में ही आता है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल माने ये प्रधानाचार्य वाला नहीं है, इसका जो कुछ सिद्धांत हैं, हर चीज किसी न किसी एक सिद्धांत पे चलती है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं किसके, प्राथमिक उपचार के भी, प्राथमिक उपचार के भी कुछ सिद्धांत है भाई। आइए देखते हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला ही है प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को सुरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, सुरक्षा है पहला काम, लाइफ को जान बचाना है। दिस इंक्लूड्स प्रिजर्विंग द लाइफ ऑफ द कैजुअलिटी एंड द रेस्क्यूअर। दोनों का ध्यान रखना, ये नहीं कि बचाने वाला, रेस्क्यूअर को मतलब बचाने वाला है, ये बचाने वाला है, कहते हैं मारने वाले से अच्छा बचाने वाला बड़ा होता है। तो बचाने वाले को भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि कैजुअलिटी किसी बस जिसको हुई है उसी को, रेस्क्यूअर को भी ध्यान रखना है भाई, जो बचाने जा रहा है कहीं उसी को दिक्कत ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। और पुलिस का भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दूसरा है एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म। द ट्रीटमेंट एरिया नीड्स टू बी सेफ एंड मस्ट नॉट हैव एक्सेस पीपुल। बहुत लोग भारी भारी भरकम भीड़ का इकट्ठा नहीं करना है, नहीं तो भाई जिसको चोट लगी है उसके मुंह पे एकदम खड़े हो जाओ सबके सब घेर के, तो उसको सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा, एक तो खुदे वो सांस नहीं ले पाएगा उस टाइम पे ऐसे कंडीशन में। फिर प्रोवाइड पेन रिलीफ, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसको क्या देंगे, रिलीफ देंगे ना, पेन को रिलीफ देना है। तो दिस इंक्लूड्स द यूज ऑफ आइस पैक्स और अप्लाइंग अ स्लाइंग। आइस पैक मतलब बर्फ का कोई एक टुकड़ा लेकर के आइस पैक दिया जाता है, आपको सुने होंगे आइस पैक के बारे में, आइस पैक का नाम सुने होंगे बहुत बार। आइस पैक यूज किया जाता है किसी किसी को दर्द से आराम देने के लिए, दर्द निवारक है आइस पैक, दर्द निवारक। किसी किसी को गर्म पानी का वो दिया जाता है और किसी को आइस पैक दिया जाता है दर्द से छुटकारा के लिए। चौथा पॉइंट है दोस्त, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सेनिंग। बद से बदतर होने से बेहतर है कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ बहुत बुरा हो जाए, वर्सेनिंग कंडीशन आ जाए, उससे तो अच्छा है कि उसको रोका जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने हम सबने सुना है शुरू से बचपन से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि इलाज से सुरक्षा बचाव अच्छा है। प्रिवेंशन मतलब बचाव, सुरक्षा बचाव करना, क्योर माने इलाज से ज्यादा बेहतर होता है, इलाज से अच्छा बचाव।
तो वही कंडीशन है, एंश्योर दैट द फर्स्ट एड प्रोसीजर्स डू नॉट वर्सन द पेशेंट कंडीशन। फर्स्ट एड दे रहे हो तो पेशेंट का कंडीशन और बुरा मत कर दो, ध्यान दो कि किस चीज के लिए है। भाई दर्द किसी को हो रहा है, किडनी में पथरी है, किडनी में पथरी है, तो हमको हुआ था एक बार, इसमें आप जो है कितना भी आप मुंह रगड़िएगा, कितना भी बाम लगाइएगा, कुछ भी करिएगा, वो दर्द नहीं जाता है दोस्त। तो इसके लिए तो भाई फर्स्ट एड नहीं, बल्कि इसके लिए तो सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी वही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आप चेक करेंगे, अगर पथरी निकली तो उसके लिए दवा देनी पड़ेगी आपको उस तरीके की। तो ध्यान देना है कि किस चीज में फर्स्ट एड अप्लाई होगा और किस चीज में फर्स्ट एड अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान देना। फर्स्ट एड का एप्लीकेशन भी पता हो, कहाँ पे अप्लाई होना है ना। हर जगह नहीं अप्लाई कर देना है फर्स्ट एड की पथरी हुआ है तब भी आप दर्द के लिए मुंह लगा रहे हैं तो ठीक होगा क्या। वो रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के कुछ रूल है। पहला तो चेक करना है, देखो मैंने जो बोला ना, चेक कर लो कौन सा रोग है, फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन, कंफर्ट द पर्सन एंड अरेंज फॉर ए शेल्टर। शेल्टर माने आवास, कि भाई जो व्यक्ति है उसके साथ हुआ क्या है, क्या हुआ है और क्या गलती हुई है उसमें, उसके बॉडी के साथ या कुछ भी उस व्यक्ति में, और उसको तुरंत तुरंत जगह प्रोवाइड करिए, शेल्टर दीजिए कि भाई उसको रोड पे गिरा है तो रोड पे पड़े रहेगा क्या, वो रोड पे गिरा रहेगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। दूसरा नंबर कॉल करना है। कॉल किसको करेंगे, अरेंज फॉर ए प्रोफेशनल मेडिकल एड, प्रोफेशनल वाले को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाने का काम करो। एम्बुलेंस कहीं पे दिखे तो उसके लिए 108 नंबर डायल करके कॉल करो। तो ये सब काम करना पड़ेगा ना फर्स्ट एड देने से पहले, ये भी देना जरूरी है कि भाई कॉल कर लो। केयर, सुरक्षा भी मैंने ख्याल भी रखना है, ख्याल, ख्याल कहो या ध्यान कहो, रखना है, केयर करना है। कैसे, हेल्प द विक्टिम प्रिफरेबली विदाउट मूविंग हिम और हर, उसको बिना मूव किए उस पीड़ित को, विक्टिम माने पीड़ित को, जिसको फर्स्ट एड देने की जरूरत है, उसको पहले आप लेटाइए अच्छे से, उसको पहले बिना मूव किए ऐसे जगह एकदम स्थिर रख के उसको केयर करिए पहले, सुरक्षा। हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे। हेल्थ इमरजेंसी क्या है, हेल्थ इमरजेंसी इज अ सिचुएशन वेयर इन देयर इज अ डेंजर और रिस्क टू द हेल्थ ऑफ ए पर्सन बिकॉज ऑफ सडन इलनेस और एक्सीडेंट एंड इमीडिएट हेल्प इज रिक्वायर्ड टू सेव अ लाइफ। हेल्थ इमरजेंसी नाम से क्लियर हो रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन है भाई, अफरा तफरी। अस्पतालों में भी इमरजेंसी वार्ड होता है, सुने होंगे। इमरजेंसी क्या करती है, इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है तो आपको जान बचाना है, वही जान बचाओ तो लाखों पाए, जान बचाना है, जान बचाना है भाई, सेव लाइफ। हाँ, एक्सीडेंट हो गया है या कोई बहुत तेज से सडन इलनेस हो जाए, अचानक से बीमारी कोई हो जाए, या किसी तरीके का कोई डेंजर आपको दिखे सिचुएशन पर हेल्थ पर्सन के हेल्थ में, तो आप तुरंत जो है उसको जान बचाने के लिए हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन को फॉलो करिए। द वेरियस सिचुएशन दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल केयर, कौन कौन से हेल्थ इमरजेंसी के सिचुएशन हो सकते हैं। पहला तो इलेक्ट्रिक शॉक, किसी को बिजली का झटका लग गया है भाई, और उसको आप कहोगे कि दर्द तो हो रहा है, इनको हम चलिए पेन किलर दे देते हैं, तो यहाँ पेन किलर काम करेगा नहीं। इतना कॉमन सेंस रखना है, ठीक है, यही कॉमन सेंस वाली बात है। फर्स्ट एड वाला कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कॉमन सेंस पे ही बहुत कुछ है। शॉक लग गया है, झटका इलेक्ट्रिक शॉक का, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में किसी को तकलीफ हो रही है तो भाई उसको माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ जो आप सांस देते हैं वो दीजिए, ठीक है। फिर किसी को अगर जल गया हो तो वह कंडीशन फॉलो करिए, जलने में क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग किसी का खून नहीं रुक रहा है भाई, रक्त प्रवाह हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी ठीक करने का काम फर्स्ट एड में आएगा। इंजरी इमरजेंसी हेल्थ में आएगा, हेल्थ इमरजेंसी में इंजरी हो, किसी को चोट लग गया, किसी का हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो ये सब जो है हेल्थ इमरजेंसी के कंडीशंस हैं। अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है क्या नहीं होता है ये जान लीजिए। अब डॉक्टर के बराबर नहीं जानना है, बस थोड़ा बहुत जानना है। तो क्या जानना है कि बॉडी में जो भी एडल्ट होता है, जो अगर वयस्क है, कोई भी वयस्क कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष, तो उसका बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 100 ट्रिलियन, ठीक है, 100 ट्रिलियन सेल, कोशिकाएं, सेल माने कोशिका, तो 100 ट्रिलियन होती है। अब देखो मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये आप थोड़ा सा मैथ में ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन में बन के मैथ में आ सकता है कि ट्रिलियन में कितने अंक होते हैं, तो ये कमेंट में बताओ 100 ट्रिलियन कितने होंगे। अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार गिनती में 100 ट्रिलियन कितने होंगे सेल्स, कोशिका, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नहीं पता है तो हम हमसे पूछ लीजिएगा, हम वो बता देंगे। ए न्यू बॉर्न हैज ओवर 300 बोन्स
at the time of birth, whereas an adult has 206 bones. इतना तो बेसिक ज्ञान सबको लगभग लगभग होगा जनरल साइंस के तहत कि भाई साहब अगर एक नया बच्चा पैदा हुआ है, नवजन्म अभी हुआ है, नया बच्चा पैदा अभी जस्ट हुआ है, तो उसके अंदर 300 हड्डियां होंगी। बोन्स माने हड्डी। तो 300 हड्डी होती है बच्चे के पास, और अगर वयस्क है तो 206 हड्डी होती है। बस इतना जानते रहिए। ब्रीदिंग के लिए क्या है कंडीशन? एक व्यक्ति जो है उस कितना सांस लेता है? 20,000 बार लेता है एक दिन में। एक 24 घंटे के दिन में एक व्यक्ति 20,000 बार सांस ले रहा है। 20,000 20,000 20,000 20,000 बार सांस लिया जा रहा है। ठीक है, सांस में तेरी 20,000 बार 24 घंटे में लिए तो भी क्या किए नहीं। याद कर लीजिएगा ऐसे ही 20,000 बार। When we breathe, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? When we breathe in, the diaphragm moves down to enlarge the chest cavity. आपको पता है पेट के नीचे जो आपका जो ये है डायफ्राम कहलाता है। जो आपका पूरा बॉडी है, मान लो उतना हम आर्टिस्ट नहीं है भाई, ये मान लो फेस है, ये नाक है और इसे हाथ होता है। चलो अब ये जो पेट है, पेट का हिस्सा यहाँ पे डायफ्राम जैसा एकदम, ये जो है जहाँ पे रिब्स होते हैं ना, पसलियाँ, तो ये पसलियाँ हैं और यहाँ पे जस्ट जो है डायफ्राम बोलते हैं इसको, DIAPHRAGM, हिंदी में भी डायफ्राम बोल दीजिए। ठीक है, कोई शुद्ध हिंदी मुझे नहीं पता इसका डायफ्राम का, तो डायफ्राम ही समझो ना। सांस लेते हैं अंदर, ये फूल जाएगा, मतलब इसके अंदर हवा भर जाएगी, तो चेस्ट कैविटी क्या होगा? फिल हो जाएगा मैक्सिमम एयर, तो ये एनलार्ज कर जाएगा, बढ़ा जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। कब बड़ा होगा आप जान गए? जब सांस लेंगे अंदर। ठीक है, और जब सांस छोड़ेंगे बाहर, व्हेन वी ब्रीथ आउट और एक्सेल, द डायफ्राम मूव्स अप, ऊपर की तरफ आ जाएगा, फोर्सिंग द चेस्ट कैविटी टू पुश आउट गैसेज, गैसेज बाहर निकल जाएंगी और डायफ्राम ऊपर मूव करेगा सांस जब छोड़ेंगे तो। और ये सारी प्रक्रिया किसके थ्रू होगी? नाक और मुंह से। ठीक है, नाक और मुंह से। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत जान लीजिए। बहुत नहीं जानना है, बस बेसिक आइडिया चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट एड देने वाले व्यक्ति हैं भाई, आप फर्स्ट एडर हैं, फर्स्ट एड देने वाले हैं, तो फर्स्ट एडर को बहुत जानकारी नहीं चाहिए, बस बेसिक बेसिक। अब हम देख रहे हैं, आप पूरे पैराग्राफ में से जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही छाट छाट के आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से जो बेस्ट है निचोड़ के आपको दे रहे हैं, और इसी में से क्वेश्चन आना तय है, कहीं और से नहीं आएगा। when the heart contracts, if it pushes blood out into two major loops or cycles, systemic loop and pulmonary loop. अब आपको क्वेश्चन बन के आ जाएगा अगर कि कब किस कंडीशन में दो तरीके के कौन कौन से टाइप के लूप होते हैं। लूप ही मान लो टाइप पे पहले पूछ दे, तो एक होता है पल्मोनरी लूप। ठीक है, पल्मोनरी लूप, और दूसरा होता है सिस्टेमिक लूप, SYSTEMIC, सिस्टेमिक लूप। तो दो टाइप का लूप ही हो गया पहले तो, नंबर 1 पल्मोनरी, दूसरा सिस्टेमिक। तो पूछ सकता है दोनों टाइप। अदरवाइज पूछ दे कि किस कंडीशन में पल्मोनरी और सिस्टेमिक लूप फॉर्म करेगा, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा जब सिकुड़न होगा, सिकुड़न, तो सिकुड़ने के केस में, ये कॉन्ट्रैक्शन के केस में ये दोनों लूप पल्मोनरी और सिस्टेमिक लूप बनते हैं। अब पल्मोनरी लूप में होता क्या है? द पल्मोनरी लूप हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को ऑक्सीजन देने का काम करता है पल्मोनरी लूप। पल्मोनरी लूप क्या करता है? ब्लड में क्या जोड़ देता है? O2 जोड़ देता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है। ठीक है, यही काम है, बस जानते रहो। द सिस्टेमिक साइकिल एंड पल्मोनरी साइकिल कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट रेस्पेक्टिवली। देखिए कहते हैं कि लेफ्ट साइड कौन कंट्रोल करता है? तो सिस्टेमिक। और राइट साइड कौन कंट्रोल करता है हार्ट का? तो पल्मोनरी। पल्मोनरी करता है दाहिना दाया, और सिस्टेमिक करता है बाया, बस यही जानिए। सिस्टम से लेफ्ट, अब पल्मोनरी से राइट, दाया। अब कुछ हजार्ड्स, जो हजार्ड्स मतलब जो रिस्क वगैरह फैक्टर हैं,
किस वजह से क्या क्या आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ हजार्ड्स जान लीजिए। बायोलॉजिकल होगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकल हजार्ड्स आर काज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, प्लांट, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। मतलब किसी को अगर बैक्टीरियल कोई प्रॉब्लम है, कोई बायोलॉजिकल जैविक समस्या आएगी, अगर जैविक, तो जैविक समस्या जो है कैसे कैसे आ सकती है, या तो वो किसी कीड़े मकोड़े की वजह से, किसी वायरस की वजह से, किसी पौधे की वजह से, किसी जंतु, किसी पक्षी, कुछ जानवर, या ह्यूमन खुद भी एक जानवर है, मालूम है ना, सोशल एनिमल है, हम सब सोशल एनिमल हैं। तो हम लोग भी जो है जैविक समस्या बन सकते हैं किसी के लिए। कोई दांते काट देगा बच्चा तो क्या करोगे, वो रोगे ना, हो जाएगा उसको। कोई कीड़ा काट लिया, कोई कुत्ता काट लिया, रेबीज हो जाता है ना, वो तो ऐसे वायरस है, तो वायरस भी तो इसी में आएगा। बोला है ना, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, सब बायोलॉजिकल है, जैविक ही तो है, जीव से हो रहा है ना। अब केमिकल क्या आता है, केमिकल हजार्ड्स में आता है दोज caused by acid, poison, cleaning agents etc. This depend on the physical toxic properties of chemical. The severity of hazard depend on the toxic property of the chemical. इसमें क्या आता है भाई, एसिड कोई छिड़क दिया, कोई फेंक दिया, या किसी वजह से लग गया आपके, किसी ने जहर खिला दिया या खा लिए, नहीं खाना चाहिए। जहर है, कोई क्लीनिंग एजेंट आपने फेंक यूज किया, हार्पिक वगैरह या कुछ भी, उस केमिकल से आपको अगर कोई टॉक्सिक प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, फिजिकल हो, या फिर चाहे वो कोई केमिकल हो, तो वो दोनों ही केमिकल कंडीशंस को बताते हैं। अब रेडिएशन के वजह से, रेडिएशन जानते हो ना, किरण, विकिरण, कहाँ से रेडिएशन निकलता है, देखो मेनली तो सनरेज से निकलता है और नेचुरली, और इसके अलावा भी रेडिएशंस आपको पता है ना, इंफ्रारेड वो तो है, रेडिएशंस हैं, लेकिन उसके अलावा आपका जो है टावर, मोबाइल टावर जिसको बोलते हैं, इसमें से भी निकलता है रेडिएशन, और भी कई जगहों से रेडिएशन निकलता है। तो इसमें से रेडिएशन में मेनली क्या, कौन कौन सी किरण ज्यादा हानिकारक हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये हमने सिंबल बना दिया, ऐसा कुछ फिर पूछेगा नहीं स्पेशली, ये रेज है रेडिएशंस की, जो कि विकिरण में मेनली बहुत प्रभावित करती हैं। तो रेडिएशंस हजार्ड्स आर रिलेटेड टू एक्सपोजर टू रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, यूरेनियम हो, थोरियम हो, कुछ भी हो सकता है, ये आपको जो है प्रभावित करेगा। अर्गोनॉमिक क्या होता है, अर्गोनॉमिक हजार्ड्स आर कास्ड ड्यू टू सम पोस्चर एंड मूवमेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, improper layout of workstation, example computer workstation for repair of electrical gadgets, faulty chairs, tool and equipments etc. Wrong postures also cause fatigue, back pain and discomfort in shoulders and lower limbs. देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि अर्गोनॉमिक क्या ही कोई बड़ा तोप दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप बोलते हैं ना, शारीरिक बनावट में किसी की अगर कोई हो गया, रूपरेखा अपना बना लिया, कोई हो ना कुबड़ कुबड़ कुबड़ा, कुबड़ क्या करते हैं लोग, कुबड़ कोई स्पेशल थोड़ी है, कोई रोग थोड़ी है, आपने पोस्चर को खराब कर लिया है, झुक झुक करके, झुक कर चलने की आदत हो गई। या फिर किसी को आप देखते होगे 8-8 10-10 घंटा कंप्यूटर पे काम करने के लिए बैठना पड़ता है, तो उसके बैक पोस्चर में प्रॉब्लम आ गई, या किसी को बैक पेन होने लगा, किसी को डिस्कम्फर्ट हो गया शोल्डर्स में, कंधों में, कंधा अगर किसी को दिक्कत आ गया, हाँ हिमानी फास्ट रिलीफ लगाइए दर्द मिटाए छुट्टी में। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सब फर्स्ट एड का नाम है, हिमानी फास्ट रिलीफ, या कुछ भी लोअर लिम्स में अगर प्रॉब्लम हो जाए, अचानक से झिझनी बढ़ता है ना किसी किसी को, तो यही प्रॉब्लम आती है उसको, ठीक है। ये एर्गोनॉमिक वाली प्रॉब्लम, मतलब कि उसको पोस्चर में डिफरेंस पैदा हुआ है ना, इस वजह से पोस्चर को थोड़ा सही कर लेगा। पोस्चर माने पोजीशन, शरीर का कैसे रहना है, क्या हाथ पैर कैसे बैठना है, कैसे, ये सब चीज। फिजिकल, these hazards are caused due to slippery surfaces, falling objects, manual handling, lifting, pushing, carrying, and sharp tools, equipments, radiation, magnetic fields, extreme pressure हो, high pressure हो, vacuum pressure हो, excessive loud हो, prolonged noise है, bullying, abnormal repeated behavior directed against a worker or group of workers, causing health safety risk. This may cause stress, depression, loss of self-esteem, feeling of guilt, फोबियाज, स्लीपिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। सोने लगता है व्यक्ति, या किसी को कोई खाने वाला काम करने लगता है, कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन में जाता है तो आदमी खाने लगता है बहुत
ज़्यादा खाने लगता है खाना, जैसे इस समय जो है एग्जामोफोबिया, फोबिया बोला है ना, तो एग्जामोफोबिया से तो हम लोग को सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं, इस समय एग्जामोफोबिया है हम सबके अंदर, जो है एग्जाम देना है। आपको लगता है कि मुझे नहीं देना है, मुझे भी देना है, पीआरटी का ही देना है, ठीक है। मेरा भी 28 को है गोरखपुर में। आप लोग का कहाँ है बता सकते हैं। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब कब होता है? जब फिजिकली आप बीमार हो, किसी तरीके से कोई दिक्कत हो रही है आपको, लिफ्ट करने में, पुश करने में, कोई सामान ले जाने में, कोई चीज़ हाई प्रेशर आपने कर लिया वैक्यूम का, मतलब प्रेशर आपके अंदर आ गया, तो शारीरिक रूप से तो वो मानसिक रूप भी आप प्रभावित होंगे ही होंगे। साइको सोशल इसी से जुड़ा हुआ है कि साइको सोशल हैजार्ड्स आर काज ड्यू टू वायलेंस, एक्सेसिव प्रेशर और स्ट्रेस at a workplace for meeting deadlines, conflicts at a workplace, etc. It also includes hazards due to discrimination on the grounds of caste, race, skin color, ethnic origin, sex, religion, etc. अब किसी को आप जो है धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को आप जेंडर के नाम पे, लिंग के नाम पे, पुरुष है कि स्त्री है, हाँ, किसी को कलर के नाम पे आप गोरा काला करके आप जो है उसके अंदर भेदभाव पैदा करके उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो क्या होगा? उसके अंदर प्रेशर आएगा ना, स्ट्रेस आएगा ना, तो साइकोसेशल हजार्ड हो गया। तो इसी के लिए ना काउंसलिंग करनी पड़ती है, इसी के लिए ना काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है। साइकेट्रिस्ट बोलते हैं उसको। साइकेट्रिस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? क्योंकि उसको मेंटली प्रेशराइज कर दिया गया है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे कहीं पे भी उसको प्रेशराइज करके बोला गया है वैसे, गोरा काला या कलर के हिसाब से, उसके रंग के हिसाब से, उसके जीव पैदा कहाँ पे हुआ है, क्षेत्रवाद, धर्म, लिंगवाद, धर्मवाद, जातिवाद, ये सब वाद जो है बेकार है भाई, नहीं करना चाहिए। अब चाह बात है सेफ्टी हैजार्ड्स की। Safety hazards at a workplace including slipping or tripping, inappropriate machine guarding, collision, bumps, road and fire accidents, equipment malfunctions or breakdown and electrical accidents. It can cause burn affecting areas in contact with the current. अब सेफ्टी रूल्स आप देख पा रहे हो, डेंजर ये कहाँ बना होता है ऐसा फिगर? खास तौर पे 11,000 12,000 के बोल्ट वाला जो तार होता है, जो गया होता है पोल, उसके पास से आप देखिएगा तो ये फिगर जरूर आपको दिख जाएगा, डेंजर है। तो वहीं पे तो आएगा ना आपको, किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, किसी तरीके का कोई फायर एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं पे आग लग गई, रोड है कहीं पे टूट गया रोड का, ट्रक चलती चलती जा रही है, ऐसा उसका चक्का किसी ऐसे गिट्टी बालू के किसी नीचे आ गया कि उससे छिटक करके बगल में बाइक वाले को लग जाए। तो ये सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी हैजार्ड्स भी होता है। और फर्स्ट एड रूम में क्या क्या होना चाहिए ये जान लीजिए, यही पूछ सकता है फर्स्ट एड रूम में क्या क्या। एक तो टेबल और चेयर होना चाहिए, कुर्सी या मेज नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, कोई चीज़ रखेगा कैसे। टेलीफोन होना चाहिए, टेलीफोन देखो, टेलीफोन का मतलब ये नहीं है मोबाइल भी हो सकता है, जरूर नहीं आप आज के डेट में टेलीफोन ढूंढेंगे बैठ के तार वाला, तो ये भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपके डायरेक्टरी कंटेनिंग इमरजेंसी टेलीफोन नंबर, इमरजेंसी का टेलीफोन नंबर, अब कौन सा नंबर किसको लगाना है आप पता ही नहीं है, तो उसके लिए लिस्ट बना के रखना पड़ेगा। पुलिस के लिए 100 नंबर, एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर, फायर सर्विस के लिए 101 नंबर, ये सब लिस्ट बना के रखिए उसको वहाँ पे, ठीक है, लिस्ट चिपका कर रखिए। और फर्स्ट एड का किट होना चाहिए, किट का आप सिंबल जानते ही है, बताया गया इंटरनेशनली सर्टिफाइड करके कि प्लस का होना चाहिए आकार में और वाइट कलर का होना चाहिए, इतना डिटेल आपको पता होना चाहिए। ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए, ग्रीन बैकग्राउंड। तो फर्स्ट एड किट को ऐसे रखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन लैंप होना चाहिए, लैंप होगा तभी ना देखोगे कोई चीज़, लैंप में मतलब रोशनी के लिए चाहिए भाई, कोई सा भी लैंप हो, बल्ब हो, कुछ तो हो। फिर ब्लैंकेट कंबल उम्बल हो उड़ाने के लिए, मैंने किसी को रोगी है तो उसके लिए ब्लैंकेट हो, कंबल हो, पिलोज मैंने उसके लिए तकिया भी थोड़ा रखो यार, तकिया भी रखो बेचारे को। पोर्टेबल स्क्रीन कुछ रखे हो देखने के लिए, कोई कंटेनर हो शार्प इक्विपमेंट रखने के लिए, जैसे कि कोई मान लो कि सर्जिकल नाइफ है, मतलब चाकू वगैरह रखा है, सर्जिकल बोला है, नहीं कि अपना डकैती वाला चाकू नहीं, चोरी वाला। फिर सिंक वगैरह वाश बेसिन हो, माने हॉट और कोल्ड रनिंग वाटर हो जिसके अंदर, मतलब ठंडा पानी गर्म पानी की सुविधा हो, सिंक हो जिसमें आदमी जो है माउथ को, मुंह को फ्रेश फ्रेश कर सके, हाँ, वाश बेसिन हो, मुंह धुल सके। स्टरलाइजर हो, स्टरलाइजर मतलब वही जो क्या बोलते थे यार,
कोविड वाले में यूज होता था, सैनिटाइजर जिसको बोलते थे। अरे माने कोई भी चीज को स्टरलाइज कर देना, कोई चीज को, जैसे मान लो कि कोई चाकू से कोई काम किया गया, या कोई कैंची से कोई काम किया गया, तो उसको जो है धो देना ना, अपने हाथ को भी धुल लेना, स्टरलाइज कर लेना। स्ट्रेचर होना चाहिए जिस पे बैठा करके सुला करके लेके जाएं। वर्क बेंच होना चाहिए, काम करने के लिए एक बेंच, बैठने के लिए ड्रेसिंग का ट्रॉली होना चाहिए, ड्रेसिंग करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी पड़ गया था कोविड के टाइम पे। स्फिग्मोमेनोमीटर ये क्या करता है? इसको स्फिग्मोमेनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन का नाम है, तो ये नाम भी पूछ सकता है। बीपी नापने की मशीन, बीपी नापना नहीं, मापना बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, बीपी मापना का यंत्र, मशीन। और कबोर्ड, कबर्ड फॉर स्टोरिंग मेडिसिन, मेडिसिन रखने के लिए कबर्ड वाल में अलमारी हो ड्रेसिंग रखने के लिए। इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट्स लगे हों कि भाई कोई 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 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ऐसे बने हों ताकि इसमें कुछ प्लग और स्विच सब खसने होने, प्लग स्विच होना चाहिए ना, कोई चीज़ लगा करके यूज करना है। सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, बैठने का लिए अरेंजमेंट हो। मेडिकल वेस्ट कंटेनर हो, कोई मेडिकल वेस्ट है, कोई रुई हुई कोई ख़राब हुआ, तो उसके लिए एक डस्टबिन वगैरह जिसमें वेस्ट रखा जा सके, वेस्ट, उसके लिए बना होना चाहिए किट। अब फर्स्ट एड किट में क्या क्या रखते हैं? बॉक्स तो आपने देख लिया कि कैसा, एक प्लस आकार का बॉक्स ऐसे बनाना है, व्हाइट रंग का, ऊपर प्लस कर देना है, ग्रीन रंग का बैकग्राउंड, लेकिन उसके अंदर रखेंगे क्या क्या ये भी जान लीजिए। फर्स्ट एड किट में बेसिकली क्या क्या रखते हैं? बेसिक फर्स्ट एड किट मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग: बैंडेड्स ऑफ ऑल साइज, बैंडेड्स होना चाहिए, 4 इंच बाई 4 इंच का गेज पैड्स हो क्लीनिंग के लिए, सब सफाई के लिए, घाव को साफ करना है, वाउंड्स माने घाव, घाव को साफ करने के लिए, घाव सफाई के लिए 4 बाई 4 का गेज पैड्स, 4 इंच बाई 4 इंच, 4 इंच का ड्रेसिंग बैंडेज भी होना चाहिए, वाउंड्स, कट्स और एब्रेशंस के लिए बैंडेज 4 बाई 4 इंच का ही हो। 2 इंच का ड्रेसिंग रोल होना चाहिए, क्रिप बैंडेज फॉर कवरिंग एंड बैंडेजिंग इंजरीज, इंजरी को चोट लगा हो तो उसके लिए पट्टी करने के लिए, पट्टी 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 पट्टी, 2 इंच का, 2 इंच का पट्टी, बैंडेज। देखो भाई ये सब वर्ड बाय वर्ड याद रखना भाई, 4 इंच, 4 बाई 4 इंच का या 2 इंच का क्या है, बस याद ही तो रखना है, छोटा छोटा चीज। मेडिकल का टेप यूज करोगे ही, कॉटन की बाल्स मतलब सुई, रुई, सुई बोल रहा हूँ, रुई, तो रुई हो, टेप हो, सेफ्टी पिन हो। अब ये सब का शुद्ध, अब कुछ लोग कहते हैं भैया हमको हिंदी में एकदम शुद्ध बताएगी, यार यार सेफ्टी पिन को क्या बोलोगे? सेफ्टी पिन है ना बोलते हैं आप लोग, बोलिए ना, महिला लोग बताइए इसमें आप लोग, सेफ्टी पिन को सेफ्टी पिन ही ना बोलोगे यार। एल्कोहल पैड्स हो, इसो आइसोप्रोफिल एल्कोहल हो, या क्लीनिंग वाउंड्स हो, मतलब साफ सफाई के लिए आप एल्कोहल का पैड भी यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए इतना। तो हर चीज को साथ शुद्ध हिंदी मत ढूंढा करो भाई, समझने के लिए आप पढ़ो और समझ करके डिस्क्रिप्टिव भी लिखना। बाइलिंगुअल बोला है, आप साफ साफ नोटिस पढ़ो ना यार, उसमें साफ साफ बाइलिंगुअल शब्द यूज किया है। केवीएस, केवीएस और एनबीएस जो है प्रॉपर फॉर्मेट पे चलते हैं एकदम। तो हमको तो एनबीएस से अभी फिलहाल में इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो पीआरटी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो पीआरटी में साफ साफ केवीएस की तरफ से जो है बाइलिंगुअल जब बोला गया है कि आप डिस्क्रिप्टिव को बाइलिंगुअल यूज कर सकते हैं, बाइलिंगुअल, वो भी हिंदी इंग्लिश साफ साफ समझा दिया गया। तो यार अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप बताइए। आप दोनों मिला करके मिलौनी लिखिए ना, बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में प्रयोग करिए। हम भी करेंगे भाई, हम भी लिखेंगे आप ही की तरह। हम भी कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश के, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में चीजें मेरे को समझ में अच्छा से समझ में आता है, टर्म्स वगैरह इंग्लिश जो है अच्छा से समझ में आता है। 10 बार 10 गो टर्म नहीं होता है, हिंदी हिंदी में कई सारे टर्म हो जाते हैं, एक ही शब्द का कई सारा मीनिंग निकल जाता है हिंदी में। आप साइकोलॉजी में पढ़िए, जानते होंगे आप ये सब चीजें, और इतना तो बेसिक जानते हो यार। टीचर बन रहे हो और बाइलिंगुअल नहीं जानते होगे तो केवीएस में पढ़ा पाओगे? बात बताओ ना भाई। क्या सिलेक्शन इसलिए पाना चाहते हो कि सिर्फ जो है सिलेक्शन पा करके और बैठना है? बैठने का काम नहीं होता है केवीएस में, हम केवीएस में पढ़े हैं दोस्त, पढ़ाना पड़ता है टीचर्स को, जैसे प्राइवेट स्कूलों में चलता है ठीक वैसे ही यहाँ भी पढ़ाना पड़ता है, उतना ही पढ़ाना पड़ता है जितना प्राइवेट में पढ़ाते हो। सैलरी भर अधिक मिलेगा, बाकी काम वैसे ही करना है जैसे प्राइवेट में। तो ये कोई भ्रम है अगर किसी का कि भैया हम यूपी बिहार की तरह जो है स्कूलों में बैठकी पर के हम पैसा कमा लेंगे, तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी आपकी, ज्वाइन कीजिए पता चल जाएगा, प्राइवेट जैसा ही एकदम पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, हमारे टीचर्स लोग जो है
सरकारी भले ही थे लेकिन आकर के खड़े होकर पोडियम पे पढ़ाते थे। ठीक है, केवीएस में पढ़ा हूं मैं। एंटीमाइक्रोबियल हैंड वाइप्स प्लेस्ड इन अ सील्ड प्लास्टिक बैग टू रिटेन देयर मॉइस्चर। माइक्रोबियल का कोई अगर मॉइस्चर, नमी को हटाने के लिए, नमी मॉइस्चर को हटाने के लिए कोई सील्ड प्लास्टिक बैग यूज करो, ठीक है, कि नमी ना लगे, इतना तो पता ही होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हो क्लीनिंग स्किन वाउंड्स, कोई चोट लगा है कोई स्किन पे ना, तो उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये केमिकल का नाम क्या बोलो, बोलो ना, हिंदी में क्या बोलोगे उसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बोलोगे भाई, जब नाम ही आईयूपीएसी ने दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसका नामकरण किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामकरण है, तो कहां से बदल के दे देंगे बोलो? स्टेराइल वाटर बॉटल का होना चाहिए, स्टेराइल वाटर बॉटल, साफ पानी। आई फ्लशिंग सोल्यूशन हो, किसी को आंख में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आई फ्लशिंग सोल्यूशन बॉटल होना चाहिए, आई ड्रॉप जिसको बोलते हैं। एस बैंडेज हो फॉर केसिंग स्प्रेन्स एंड कंटेस्टेड सॉफ्ट टिश्यू। आर्म स्लिंग, केमिकल आइस पैक, केमिकल हॉट पैक, अब ये सब इंग्लिश में ही नाम है भाई। थर्मोमीटर, क्या हिंदी बना दो इसका? थर्मोमीटर, ओरल रेक्टल दोनों होना चाहिए बच्चों बच्चों के लिए। ट्विजर्स हो, सीजर कैची को बोलते हैं। टार्च होता है, टार्च को टार्च ही बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी कुछ बनाया नहीं इसका। नेल क्लिपर्स हैं, नाखून को मतलब क्लिप करने वाले, नाखून को काटने वाले या नाखून के लिए। जैक नाइफ है, कोई नाइफ है, एक जैक नाइफ होती है। ये सब मेडिकल टर्म है भाई, केमिकल टर्म है। इतना तो आप बेसिक समझिए इंग्लिश, इतना से भागेंगे तो नहीं चलेगा। क्लीन स्ट्रिंग फॉर वेरियस पर्पजेज, स्टेराइल ग्लव्स हो। अब दस्ताना हस्ताना जो भी बोलते हैं ग्लव्स को, उसको भी स्टेराइल करके रखिए, मतलब साफ, उस पर भी वही सैनिटाइज करके। सैनिटाइजर का नाम सुने हो ना? अब क्या उसका शुद्ध बताऊं हिंदी? सैनिटाइजर को सैनिटाइजर ही ना बोलते थे कोविड के टाइम पे। तब इतना भी मत बनिए एकदम शुद्ध, शुद्ध बनना है तो पूरी तरह से बनिए, तब नहीं बन पाएंगे। कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब आपका इंग्लिश में है, भाग नहीं सकते हैं भाई दोस्त। हम भी हिंदी के प्रमोशन में हैं, हम ही हिंदी चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा। एक्सेप्ट करो कुछ चीजें, इंटरनेशनल लेवल पे है, इंग्लिश तो है, इसको एक्सेप्ट करिए। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट फॉर कट्स, कोई कट लगे है तो उसके लिए एंटीबायोटिक होना चाहिए, कोई ऑयल। टाइलेनिल हो, एसिड, इसका केमिकल नाम भी है एसिटामिनोफिन, टेबलेट है एक, वो किसके लिए होता है? बुखार के लिए और दर्द के लिए, बुखार और दर्द की दवा है टाइलेनिल, टाइलेनॉल, टाइलेनॉल। लो, हिंदी में लिख दिया, वही इंग्लिश ही है। बच्चों के नहीं भाई। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओआरएस, ओआरएस तो सुनते ही आए हो बचपन से, ओआरएस का घोल पिलाइए। हाँ, तो ओआरएस का घोल रखना पड़ेगा ना, पिलाना है तो। क्या होता है इसके अंदर? नमक और चीनी और पानी, यही ना होता है ओआरएस का घोल? नमक, चीनी, अब पानी, तीनों को मिलाइए, ओआरएस बन गया, तैयार हो गया। अब जो है कॉम्प्रेशन बैंडेज होना चाहिए, एक बैंडेज ऐसा कॉम्प्रेशन नाम से क्लियर है कि दबाव, दबाव डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए थोड़ा बैंडेज का यूज कर रहे हैं, पट्टी का यूज कर रहे हैं। बैंडेज बोले तो पट्टी, पट्टी पट्टी चट्टी पट्टी, तो देखिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। अगर प्रेशर इतना रखिए तब 15-20 मिनट के लिए, जो अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो 15 से 20 मिनट तक के लिए इस बैंडेज को लगा दीजिए। आर्थोपेडिक मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू रिस्ट्रेन प्रोटेक्ट एंड पार्ट ऑफ बॉडी इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर हड्डी टूट गई है, सच एज ब्रोकन लेग हो या ब्रोकन हैंड हो, तो दोनों ही केसेज में, हाथ की हड्डी हो या पैर की हड्डी हो टूट गई है, तो आर्थोपेडिक मेडिकल डिवाइस रखना होगा। चलिए दोस्त, हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट एड। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे बंदे हैं तो शेयर करिए, तो थोड़ा सा शेयरिंग इज केयरिंग यू नो। और सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है भाई, न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम की चीज़ें बताई जाएंगी, और बेल आइकन घंटी जो है बजा लीजिएगा, टन बज जाएगी, तो उसके बाद आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और आपको यहाँ पे हमेशा
पढ़ने से तो संबंधित चीज़ें मिलती ही रहेंगी, क्योंकि ये इसका नाम ही है टीचिंग केंद्र, चैनल का नाम है टीचिंग केंद्र। तो टीचिंग से रिलेटेड तो हर चीज़ें मिलती ही रहेंगी आपको। ठीक है। और बाकी इस समय अभी हम लोग जो KVS PRT टीयर 2 पे फोकस्ड हैं, तो जितने भी KVS PRT टीयर 2 के अपने अपने कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको बस यही कहूँगा, भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब करके देखो, वीडियोस को चेक करके देखो। अगर NCERT बेस्ड पैटर्न सही से ना मिले तो बोलना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF हर एक क्लास की मिलती रहती हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए क्या बोलते हैं लास्ट में? बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू सून।